बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के मैं अपनी इस वीडियो में जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो उनका बोर्ड का पेपर का जो पैटर्न है वो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पेज पे जो है वो सारे की सारा लिखा हुआ, पेपर पैटर्न और पेपर ब्रेकअप। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पैटर्न और ब्रेकअप जो है ये एक ही चीज़ के नाम है। पेपर ब्रेकअप हम उसे कहते हैं जिसमें चीज़ों की सारे क्वेश्चन आंसर्स की डिटेल जो है वो बताई गई होती है। ठीक है, ये पेपर पैटर्न जो है ये सारे पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए जो है यही एप्लीकेबल है। इसी को फॉलो जो है वो किया जाता है और ये एनुअल 2026 में जो होने वाले 10th के पेपर हैं ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ना सिर्फ इसमें मैं आपके साथ बोर्ड का पेपर पैटर्न जो है वो शेयर करने वाली हूँ, बल्कि छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक जो है वो भी साथ साथ शेयर जो है वो करती जाऊँगी, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होंगे इंशाल्लाह ताला। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का टोटल पेपर होता है। इसके लिए जो हमें टाइम मिलता है वो 2 घंटे 30 मिनट का हमें टाइम जो है वो दिया जाता है। और जो पेपर है इसके जो है वो 2 हिस्से होते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और दूसरा हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा 19 मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है और इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें टाइम मिलता है वो हमें 20 मिनट का टाइम मिलता है। ऑब्वियसली एक आपको शीट दी जाती है। चूँकि आप 9th क्लास में पेपर अटैम्प्ट कर चुके हैं तो ये सच कोई आपके लिए नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ़्रेश कर रही हूँ। साथ में आपको बबल शीट दी जाती है और जो मेरी एज अ टीचर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं उन बबल्स को फिल करने में। ठीक है, तो लिहाजा 20 मिनट काफ़ी टाइम है। बहुत आसानी से सुकून से जो है ये पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस है एमसीक्यूज वाला पार्ट है इसको सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। बस ये है कि ध्यान से जो भी आंसर हो उसका बबल जो है वो एग्जैक्ट देख के फिल करना है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं इसमें 19 नंबर के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा एमसीक्यूज का होता है और आगे जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे 4 कैटेगरी के जो है वो बीच में दिए गए होते हैं। एक जो है सबसे पहले जो है वो 5 एमसीक्यूज जो हमें होते हैं वो होते हैं हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना ये उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें साथ उन्होंने आपको जो है वो 5 फॉर्म ऑफ मतलब एमसीक्यूज जो हैं वो फॉर्म ऑफ वर्ब से जो है वो रिलेटेड दी हो। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो बाज़ दफ़ा जो है वो इंग्लिश ग्रामर में भी जो है वो दी गई हुई है फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो उसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हर बुक के चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी गई है, ये वहाँ से ही हमारा जो है वो लिया गया है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये वहाँ से ही जो है वो लिए जाते हैं और उसमें बहुत सारी जगहों पे आती भी है जहाँ पे उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स की शक्ल में जो है वो आपसे अक्सर पूछा हुआ है कि यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करके जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा बीच में 1-2 चैप्टर है उसमें कहा गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली वो आपको ये सारी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से बना के देते हैं कि आपने टेंसेस का इस्तेमाल करके जो है वो खुद देखना होता है कि यहाँ पर जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये सारे का सारा आपकी एक्सरसाइज में मौजूद होता है। ये हमारे 5 एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा एमसीक्यूज का पार्ट आता है वो आता है करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये टोटल हमें 4 एमसीक्यूज जो हैं वो इससे रिलेटेड दिए गए होते हैं और इसमें 3 स्पेलिंग जो हैं वो गलत होते हैं, बीच में एक ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होता है। जो करेक्ट होगा उसका ऑब्वियसली आप सेलेक्ट करेंगे, बबल को फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है पार्ट हमारा सिनोनिम्स का। ये हर चैप्टर के लास्ट में जो है वो उन्होंने ग्लॉसरी जो है वो दी हुई। ठीक है, और ये सिनोनिम्स जो हैं ये हमारे ग्लॉसरी के पार्ट से आते हैं। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जो ग्लॉसरी में दिए गए वर्ड्स मीनिंग है वो काफ़ी जो है वो लेंथी है। ठीक है, तो इसका जो सलूशन ये है कि जो भी आपके टीचर्स ने आपको हेल्पिंग बुक जो है लगवाई हुई है उन चैप्टर्स के एंड में जो है वो एडिशनल एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, उन एडिशनल एक्सरसाइज में ये हमारी ऑप्शन जो है वो मौजूद है सिनोनिम वाली, जिसमें दिया गया चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। उसके बाद ये भी हमारे पास जो है 5 होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास आता है पार्ट, वो है हमारा ग्रामर का। अच्छा, 9th में जब बच्चे आते हैं उस वक्त तो ये काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को या इन 5 MCQs को लेके, लेकिन 10th में आके उनकी ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी होती है। ये हमारे जो 5 ग्रामर के MCQs होते हैं, ये जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, ये भी वहीं से पोर्शन आता है सारे का सारा। कोई सेपरेट से, कोई अलग से जो है वो आपका MCQs के लिए, ग्रामर के लिए कोई अलग से सिलेबस वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया होता, ठीक है, जो कहा जाए कि ये आपको वहाँ से कवर करना है या करवाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मीन टू से, आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप अपना जो 10th क्लास की चैप्टर की लास्ट में दी गई जो सारी एक्सरसाइज है, आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन भी वहीं से सॉल्व हो जाएगा, आपके सिनोनिम्स भी हो जाते हैं चैप्टर में से, और ग्रामर पे भी। और अगर हम बात करते हैं करेक्ट स्पेलिंग की, तो वो तो पूरे चैप्टर में से ही आपको जो है वो खुद ऑब्वियसली ट्रांसलेशन आती है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसके अलावा समरी आती है, तो स्पेलिंग्स वहाँ से हमें पता चलते हैं, बशर्ते कि अगर आपने गौर जो है वो किया हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमारे यहाँ तक हमारे 19 MCQs जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की। अच्छा जी, सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये हमारा 56 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम जो हमें दिया जाता है वो 2 घंटे 10 मिनट का हमारे पास टाइम होता है। और इस पार्ट में, ठीक है, हमारे पास 2 सेक्शन दिए होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 उन्होंने बनाया हुआ होता है। सेक्शन 1 जो है उसमें सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन दिया गया होता है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच कंसिस्ट ऑफ द आंसर क्वेश्चन। ये आंसर क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है, और ये 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर इस पार्ट में जो है वो होते हैं। तकरीबन 7 जो है वो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 7-8 बल्कि जो है वो दिए गए होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक गौरतलब बात जो है वो आप लोगों को बताते जाऊँ, वो ये कि बच्चों, इसका जो भी आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है, वो कम से कम भी जो है वो 3 से 4 लाइन में आपने उसका आंसर लिखना है। 1 लाइन का आंसर लिखना है जो है उसका कभी भी आपको पूरे 2 नंबर जो है वो नहीं मिल सकते, ठीक है। शॉर्ट का मतलब जो है वो कम से कम 3 से 4 लाइन होता है। 1 लाइन का 1 वर्ड का आंसर जो है वो कोई उसके आपको 2 नंबर जो है वो नहीं देने वाला, ठीक हो गया। ये 10 नंबर के होते हैं, 2/5, क्योंकि हमने 5 करने होते हैं, हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 10। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। ये जितने आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के चैप्टर हैं उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ जो है वो आपको दिया जाता है, जिसको आपने उर्दू में रीट्रांसलेट करना होता है, उर्दू में तर्जमा जो है वो लिखना होता है। और इसके अलावा एक दूसरी ऑप्शन जो है वो आपके पास होती है इजी इंग्लिश में पॉसिबल आपको आपके टीचर्स ने बताया हो, एक्सप्लेन किया हो क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर, कि जब वो आपको पढ़ा रहे थे उन्होंने साथ साथ उसको जो टेक्स्ट था चैप्टर का उसको उन्होंने उर्दू की बजाय इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हो, तो आप जो भी आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसको आप जो है वो इजी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये आप लोगों की हेल्पिंग बुक्स में भी आती है, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं कर रही कि आप हेल्पिंग बुक का सहारा लें, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया देने की एक जो है वो कोशिश कर रही हूँ, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है अदरवाइज आपको जो है वो उर्दू लिखनी होती है। अब इसमें जो है वो किसी तरह की कोई चॉइस जो है वो नहीं दी जाती, एक ही पैराग्राफ दिया जाता है जिसकी आपने उर्दू जो है वो लिखनी होती। और ये सवाल जो है ये हमारा 8 नंबर का है, तो मैं तो इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करती हूँ, जिसको हम स्किप जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो आ जाता है हमारे पास समरी का, ठीक है। 10th क्लास की बुक में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, 5 और 10, ठीक है। समरी दी जाएगी, इसमें से कोई सी एक, ठीक है, समरी में कोई चॉइस जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। तीनों समरी में से कोई सी एक जो है वो आपको दी जाती है। पोएम का नाम भी बताया जाता है और साथ में पोइट का नाम, पोइट या पोइटस, शायर हो या शायरा, उसका नाम भी दिया जाता है। और ये टोटल जो है ये 5 नंबर की होती है।
ठीक है। इसके साथ जो हमारे पास चॉइस होती है वो होती है पैराफ्रेज। यहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ पे उन्होंने एक स्टैंजा दिया होता है आपकी उन्हीं 3 पोइम्स में से, ठीक है। कोई एक सेंटेंजा जो है वो उन्होंने दिया होता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे आप उर्दू में किसी भी मिसरे की या बंद की तशरीह करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारी चीज़ जो है ये पैराफ्रेजिंग में आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आपने उस पोएम की समरी लिखनी होती है या फिर आपने उसको जो है पैराफ्रेज करना होता है, यानी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम समरी की बात कर लें, अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सी समरी मैम, नहीं ऐसा नहीं होता। कम से कम भी अगर आपको समरी लिखनी है तो 1.5 पेज, कम से कम भी अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर कम से कम 5, 4.5, 4.75, 4 पॉइंट तक जो है 4 मार्क्स जो है आप गेन करें, तो आपको कम से कम जो है वो आपको 1.5 पेज की समरी लिखनी है और उसमें लाजमी तौर पे 2 से 3 कोटेशन जो है उसको ऐड करें, ठीक है। वो जैसे ही आप 2 से 3 कोटेशन ऐड करेंगे तो आपकी जो समरी है वो ऑटोमेटिकली एक आउटस्टैंडिंग पीस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें आपको पूरे नंबर हासिल करने के चांस भी होंगे। और अब अगर आप में से किसी के जहन में ये चीज़ है कि अब पेपर में किसी क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं मिलते, तो बच्चे अपनी गलत फहमी जो है वो दूर कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे नंबर जो है वो क्वेश्चंस में मिलते हैं, तो बशर्ते कि अगर लिखा अच्छा क्या हो। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, डेट इज़ ऑफ ऐसे। यहाँ पर जो है हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ऐसे 3 आपको मजमून दिए जाते हैं, 3 में से कोई सा एक जो है वो आपने लिखना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, वो ये है कि इसके साथ हमारे पास ऑप्शन होती है पैराग्राफ की। मैट्रिक में 10th क्लास में अक्सर बच्चों को जो है वो पैराग्राफ तैयार करवाए जाते हैं। पैराग्राफ भी 3 दिए जाते हैं जिसमें से कोई सा एक पैराग्राफ जो है वो आपने लिखना होता है और वो पैराग्राफ भी 15 नंबर का होता है। अच्छा, अब ऐसे में और पैराग्राफ में डिफरेंस क्या होता है वो एक मैं आपको बताती जाऊँ। वो ये कि जो हमारा ऐसे होता है उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो हैं वो बनाए गए होते हैं, कोटेशंस को ऐड किया गया होता है, ठीक है। जबकि जो पैराग्राफ होता है उसमें छोटे पैराग्राफ नहीं होते बल्कि किसी भी एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह से 10th क्लास में बहुत फेमस और एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है गर्ल गाइड, फैशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ये कुछ एक ऐसे पैराग्राफ हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पे हम एक पैराग्राफ जो है वो शुरू से लेके एंड तक जो है वो लिख देते हैं बगैर उसमें किसी भी तरह का वक्फा दिए। तो ये 15 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बल्कि इसके साथ तो स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ होता है कि कम से कम भी जो आपका ऐसे है वो 150 से लेकर 200 वर्ड्स जो है उसके दरमियान जो है वो होना चाहिए। अब बात यह है कि वर्ड्स को काउंट तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने हैं। अब एग्जामिनर ये तो नहीं करने वाला कि वो बैठ के सबके 1 to 1 वर्ड को चेक करें। बेसिकली जो आपका पेज पोर्ट्रेट मोड में होता है, शुरू से लेके जो आपके एंड तक लिखा हुआ पेज होता है, जिस तरह से ये देखें यहाँ तक एंड तक लिखा हुआ जो पेज होता है, इसको कंसीडर किया जाता है कि इस पे 100 वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं। 100 वर्ड जो लिखा हुआ, और इसकी शर्त जो है वो ये होती है, ऐसा नहीं है कि 2 लाइनें स्टूडेंट जो है उसने ऊपर से 2-3 लाइन स्किप की हों, उसके बाद 2-4 लाइन उसने सेंटर में से स्किप की हों, नीचे से एंड से जो है उसने वहाँ से लाइन जो है स्किप की हो, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि शुरू से लेके एंड तक अगर पूरा पेपर जो है भरा हुआ है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये 100 वर्ड जो है इस पर लिखा गया है, ठीक हो गया। और अगर लिमिट जो है वो यहाँ पे 150 से 200 है तो कम से कम भी ये जो है हमारा 2 पेजेस पे होना चाहिए, और ऑब्वियसली 2+ पे जाना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इसमें भी हम लाजमी तौर पे जो है वो कोटेशंस कम से कम भी जो है वो 3 कोटेशन लाजमी तौर पर हम ऐड करेंगे। एक स्टार्ट में ऐड करें, मिड में ऐड करें और एंड पे ऐड करें टू गेन फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन होता है।
ठीक है। इसमें हमें 7 और 8 पेयर वर्ड्स दिए जाते हैं, पूरे का पूरा पेयर होता है। ठीक है, ये आपकी जो है वो ग्रामर में भी दिए गए हुए हैं। ये बाज़ किताबों में जो है वो 78 है और बाज़ में जो है वो 79 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके। और ये 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक पेयर दिया जाता है हमें, मिसाल के तौर पर स्टोरी और STOREY स्टोरी। ठीक है, ये हमें पेयर दिया गया है। अब आपको पेपर में जब लिखना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, तो आपको ये दोनों वर्ड का ही सेंटेंस जो है वो बनाना है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, उन्होंने एक नया तरीका निकाला हुआ है जिसमें वो लिखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोरी, आई आस्क्ड माई टीचर द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टोरी। इस तरह के सेंटेंसेस आप नहीं बना सकते। आपको सेंटेंस बिल्कुल एक राइट वे में बनाना है, ऐसा सेंटेंस जो उस लफ्ज़ के मीनिंग को जो है वो कन्वे कर रहा हो। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। ये 7 या 8 पेयर ऑफ वर्ड दिए गए होते हैं जिसमें से हमने जो है वो 5 करने होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है हमारा सेकंड लास्ट, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमें 7 दिए गए होते हैं जिसमें से हमने कोई से 5 जो है वो करने होते हैं, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, ये भी हमारे 5 नंबर के होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारा ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। अच्छा, ये आप लोगों की जो भी ग्रामर है, ठीक है, 10th क्लास की PTB की जो भी ग्रामर आपको लगाई गई है, ये पैराग्राफ उसमें मौजूद है, और ये तकरीबन 40 पैराग्राफ है। तकरीबन एक्चुअल में ये 40 पैराग्राफ जो हैं वो दिए गए हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बारे में सुन लें। इसमें भी जिस तरह से अभी मैंने आपको ऊपर चैप्टर के बारे में बताया, ठीक है, चैप्टर में जो है वो आपको चॉइस नहीं दी गई होती, इसी तरह से इसमें भी किसी भी तरह की चॉइस जो है वो नहीं आती। एक ही उर्दू का पैराग्राफ आता है जिसको आपने इंग्लिश में रीट्रांसलेट जो है वो करना होता है। ठीक है, चॉइस जो है वो इन पैराग्राफ्स में नहीं दी गई होती। इस तरह से चॉइस नहीं होती कि आपको उन्होंने 2 पैराग्राफ दिए हों और बीच में से वो आपसे कहें कि कोई भी एक पैराग्राफ को आप इंग्लिश में रीट्रांसलेट जो है वो कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ही उर्दू का पैराग्राफ देते हैं जिसको आपको इंग्लिश में रीट्रांसलेट करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता एक ऑप्शन ज़रूर होता है, और वो ख़ास तौर पे होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या करते हैं, वो कोई भी एक टॉपिक जो है वो हमें दे देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो उस पर कहते हैं कि आपने 10 लाइन्स जो है वो लिखनी है। वो कोई उसकी स्पेसिफिक जो है वो, ये जो 10 लाइन्स का जो टॉपिक है, इसकी कोई आउटलाइन जो है वो नहीं दी गई। ठीक है, वो कोई भी एक्सीडेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई करंट इशू से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक जो है वो हो सकता है जिस पे वो कह सकते हैं कि आपने इस पे जो है वो 10 लाइन्स लिखनी है। इसकी भी 8 मार्क्स ही होती हैं, और ये आमतौर पर क्वेश्चन जो होता है ये होता है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम होते हैं। ठीक है, जो कि अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, बट मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।